दोस्तों, कानपुर शहर में एक बेहद ही मशहूर शख्सियत हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश दासानी। पूरे यूपी में लोग इन्हें बिस्किट किंग के नाम से जानते हैं क्योंकि पार्ले जी बिस्कुट जिसके बारे में हम सभी जानते हैं वो इन्हीं की फैक्ट्री में तैयार होता है। ओम प्रकाश दासानी के दो बेटे हैं जिनमें से छोटे बेटे का नाम पीयूष दासानी है। आज की इस कहानी का मुख्य किरदार पीयूष दासानी ही है। दरअसल साल 2012 में पीयूष दासानी की शादी जबलपुर के एक रईस खानदान की बेटी से होती है। इसकी बीवी का नाम ज्योति था। इनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों बहुत ही बड़े कारोबारी थे और इनके पास बेइंतहा दौलत थी। धीरे धीरे उनकी शादी हुए 2 साल हो जाता है। 2 साल बाद एक दिन उसकी बीवी ज्योति अपने पति से कहती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैं काफी दिन से घर में रहने की वजह से बोर हो चुकी हूँ। इस बात पर पीयूष भी राजी हो जाता है और वो दोनों घूमने के लिए घर से निकलते हैं। घूमने के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर इन दोनों ने लंच किया। इस रेस्टोरेंट का नाम कार्निवाल था जो कि कानपुर का एक बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है। लंच करने के बाद 12:15 पर ये लोग अपनी कार से घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक सुनसान सड़क पड़ती है। वहां मोटरसाइकिल पर 4 लोग पीयूष की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद कार का दरवाजा खोलते हैं और पीयूष को घसीटते हुए कार से बाहर निकालते हैं। साथ ही उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी करते हैं। फिर उनमें से 2 शख्स कार के अंदर बैठी पीयूष की बीवी ज्योति को अपने साथ उसकी ही कार में लेकर चले जाते हैं। काफी बुरी तरह से पिटाई होने की वजह से पीयूष बदहवास हो गया था। लोगों की मदद से पीयूष अपने पिता को फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है कि किसी ने उसकी बीवी का किडनैप कर लिया है। पीयूष के पिता उससे कहते हैं कि सबसे पहले तुम पुलिस स्टेशन जाओ और ज्योति की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाओ। पीयूष कुछ लोगों से लिफ्ट मांगकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पुलिस को सारी वारदात बताता है। जब पुलिस को पता चलता है कि पीयूष ओम प्रकाश दासानी का बेटा है तो पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। कंप्लेंट लिखवाने के बाद वो अपने घर आ जाता है। घर में हर कोई परेशान था। इनकी शादी हुए अभी महज 2 ही साल हुए थे और इस तरह से ज्योति की किडनैपिंग सबको हैरान कर रही थी। लेकिन यहाँ पुलिस के साथ साथ लोगों को यह भी शक था कि हो सकता है ज्योति की किडनैपिंग पैसे के लिए की गई हो और जल्द ही किडनैपर्स पैसे की डिमांड करें क्योंकि ज्योति एक दौलतमंद घराने की बहू थी। कुछ ही देर में इस बात की जानकारी ज्योति के मायके जबलपुर भी दी जाती है। सभी आला अफसर भी उसके घर पहुंच जाते हैं क्योंकि मामला शहर के नामी शख्स की बहू का था। पुलिस एक बार फिर से उससे सारी जानकारी मांगती है। इस बार पीयूष भी पुलिस को सब कुछ बता देता है। पुलिस ने पीयूष की गाड़ी का नंबर सभी थानों में दे दिया और जांच होने लगी कि इस नंबर की गाड़ी इस समय कहां पर है। अभी पुलिस घर पर ही थी, तभी कंट्रोल रूम से कॉल आती है और कहा जाता है कि जिस नंबर प्लेट की गाड़ी की आपको तलाश है वो इसी शहर के एक सुनसान इलाके में सड़क किनारे खड़ी है। जैसे ही अफसरों ने ये बात सुनी वो तुरंत गाड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा कि यह पीयूष की ही गाड़ी है, पर जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर बड़ा ही भयानक था। कार के अंदर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था और अंदर ही ज्योति की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। ज्योति की लाश और खून को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका कत्ल हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी उसका खून जमा नहीं था। इस लाश को देखकर पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए क्योंकि मामला एक अरबपति परिवार का था। पुलिस को मालूम था कि अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे। खैर, ज्योति के माँ बाप भी उसके घर आ जाते हैं जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश के साथ ही सभी घरवाले भी हॉस्पिटल पहुंचे। तभी पुलिस वाले की नजर पीयूष पर पड़ी। वो पीयूष को काफी देर से देख रहा था और कुछ नोटिस भी कर रहा था जो शायद थोड़ा अटपटा था। जब वो पुलिस वाला अपने दिमाग पर जोर डालता है तो कुछ चीजें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। जैसे कि जब वो पुलिस वाला पीयूष से उसके घर पर बात कर रहा था तो उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई थी और जब पुलिस वाले ने उसको हॉस्पिटल में देखा तो उसकी टी-शर्ट बदली हुई थी, यानी कि उसने दूसरी टी-शर्ट पहन ली थी। उस पुलिस वाले को लगा कि आमतौर पर जब किसी को पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत हो गई है तो वो परेशानी में होता है। ऐसी हालत में क्या कोई पति अपने कपड़े बदलेगा या फिर उसी कपड़े में हॉस्पिटल आएगा? पुलिस वाले के अनुभव के मुताबिक ऐसे हालात में कोई भी इंसान बदहवास रहता है और वो जिस भी हाल में रहता है उसी हाल में अस्पताल आता है। पर यह मामला कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था। कुछ ही देर में उसने अपने सीनियर अफसर से इस बारे में बात की। उस पुलिस अफसर ने भी जब सोचा तो उसे लगा कि उसका साथी पुलिस वाला सही कह रहा है क्योंकि ये पुलिस वाला भी उसके साथ उसके घर में ही था जब पीयूष से उसका बयान लिया जा रहा था। अब वो पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसे आलम में कपड़े बदलने का क्या मतलब हो सकता है। यहाँ से पुलिस को पीयूष के ऊपर थोड़ा शक होने लगा, पर अभी भी वो लगातार अस्पताल में बहुत रो रहा था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि केवल एक टी-शर्ट के बलबूते पर वो पीयूष को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। खैर, जल्द ही ज्योति की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है जिसके बाद ये पता चलता है कि उसके शरीर पर तेज धारदार हथियार से 17 बार हमला किया गया था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कातिलों ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर किडनैपर्स ने उसे किडनैप किया था तो उन्होंने ज्योति के घर वालों से पैसे की मांग क्यों नहीं की, और अगर पैसे की मांग नहीं की तो ये बात हो सकती है कि उन लोगों की ज्योति से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। एक बात तो साफ थी, ज्योति कानपुर की रहने वाली नहीं थी,
लिहाजा इस शहर में उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है। वैसे भी ज्योति जब घर से बाहर निकलती थी तो घर के किसी सदस्य के साथ ही निकलती थी। यहाँ पुलिस के पास दो चीजें थीं। एक ये कि पीयूष अपनी बीवी के साथ उस दिन सुबह सुबह कार्निवाल रेस्टोरेंट में गया था, इसलिए पुलिस सबसे पहले कार्निवाल रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पूछताछ करती है। वहां जाकर वो वेरीफाई करते हैं कि पीयूष का बयान सच है या नहीं। पुलिस को वहां पता चलता है कि सच में पीयूष और उसकी बीवी ज्योति यहां आए थे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट के मालिक ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिया। जब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि पीयूष और ज्योति करीब 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, पर ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये बात थोड़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि आमतौर पर जब भी पति पत्नी किसी रेस्टोरेंट में होते हैं तो आपस में बातचीत तो करते ही हैं, लेकिन इतनी देर तक साथ होने के बाद भी एक दूसरे से बात न करना कुछ शक पैदा कर रहा था। पुलिस को लगा कि हो सकता है इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे न हो। फुटेज को देखकर ऐसा लगता है कि पीयूष लगातार किसी से फोन पर बात कर रहा है। अब पुलिस के पास उस पर शक करने के लिए दो चीजें थीं। एक तो उसका टी शर्ट बदलकर हॉस्पिटल में आना, और दूसरा रेस्टोरेंट में 1 घंटे बैठने के बावजूद भी अपनी बीवी से बात न करना। दोनों चीजों के बाद पुलिस पीयूष के बयान को वेरीफाई करने में लग जाती है। जैसा कि पीयूष ने पुलिस को बयान दिया था कि जब उसकी बीवी ज्योति का किडनैप हुआ तो किडनैपर्स ने उसे कार से बाहर खींचकर उसकी बहुत पिटाई की थी, लेकिन पीयूष के शरीर पर न तो मार पिटाई का कोई निशान था, न ही सड़क पर खींचने की वजह से उसके कपड़े फटे थे। इतनी सब चीजें पीयूष के खिलाफ होने के बाद भी पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था कि वो पीयूष को गिरफ्तार कर सके। लिहाजा पुलिस ने उसका कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को एक नंबर मिला जिससे पीयूष दिन में कई बार बातें किया करता था। इस नंबर से पीयूष 2 सालों से बातें करता था। जब पुलिस ने उस नंबर का डिटेल निकाला तो पता चला कि वो नंबर तो कानपुर के एक लड़की का है जिसका नाम मनीषा है। मनीषा कानपुर की एक बहुत बड़ी पान मसाला बनाने वाली कंपनी के मालिक की बेटी थी। पुलिस को शक था कि मनीषा और उसके बीच कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसे पीयूष छुपाना चाहता है, और हो सकता है कि यही ज्योति के कत्ल की वजह हो। पर पीयूष को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो शहर के एक अरबपति का बेटा था। लिहाजा पुलिस बहाने से पीयूष से कहती है कि आपने बयान दिया है और आपके बयान की तफ्तीश करने के लिए आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। उसको लगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आ जाता है, पर पुलिस का मकसद तो कुछ और ही था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पीयूष को ये बात समझ में आ जाती है कि उसे एक कातिल की तरह देखा जा रहा है। पुलिस ने एक एक कर उसे सारे सबूत दिखाए। सबूत देखने के बाद भी वो अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा। तभी पुलिस ने एक चाल चली। दरअसल पुलिस ने मनीषा को भी बुला लिया। पुलिस ने मनीषा से कहा कि पीयूष आपका दोस्त है, इसलिए आपको भी पुलिस स्टेशन आना होगा। आप लोग ज्योति के कातिल तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। अब मनीषा और पीयूष दोनों ही पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस ने इन दोनों के सामने इनकी कॉल डिटेल लाकर रख दी। कॉल डिटेल देखते ही इनके होश उड़ गए। इन दोनों को लगने लगा था कि अब उनके रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। जल्द ही ये दोनों टूट जाते हैं और फिर उन्होंने इस जुर्म के पीछे की सच्चाई बताई। पीयूष ने बताया कि वो मनीषा से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। घर वालों ने उसका रिश्ता ज्योति के साथ तय कर दिया था। मजबूरी में पीयूष ने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया और शादी कर ली। शादी तो कर ली, लेकिन उसने कभी अपनी बीवी को बीवी का दर्जा नहीं दिया। शादी के बाद भी वो मनीषा से ही प्यार करता था। इसके बाद पुलिस को ज्योति की एक डायरी मिलती है। उसमें ज्योति अपने हर दिन की कहानी लिखा करती थी। उसमें ज्योति ने लिखा था कि मेरी शादी तो पीयूष से हुई है, लेकिन उसने कभी भी मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया। इधर पीयूष और मनीषा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच अब ज्योति आ चुकी थी। लिहाजा उसे हटाने के लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले पीयूष ने अपने ही एक ड्राइवर को इस प्लान में शामिल किया। पीयूष ने अपने ड्राइवर से कहा कि किसी सुपारी किलर को ढूंढो, और ड्राइवर ने सुपारी किलर को ढूंढा, जिसके बाद 27 अगस्त 2014 को प्लान के मुताबिक ज्योति की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।